ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आगरा कानपुर हाईवे एतमादपुर पर हुआ गंभीर हादसा। बस और कार में हुई जबरदस्त भिड़ंत, कार चालक की मौके पर ही मौत। शमशाबाद के बंजारा गांव में जमीनी रंजिश में आधा दर्जन लोग घायल, जमकर हुआ पथराव, चली गोलियां, दबंगों ने लगाई खड़ी फसल में आग। घरों और दुकानों के बाद चोरों ने पकड़ी सरकारी कार्यालयों की राह। नगर निगम के बाद आगरा विकास प्राधिकरण से चुराया एसी। और शहर में कई इलाकों में नहीं हो रही प्रॉपर वाटर सप्लाई, जल संस्थान है बेखबर। सुल्तानगंज क्षेत्र में 15 दिन से आपूर्ति ठप, हाईवे जाम कर लोगों ने की त्राही त्राही। और अब खबरें विस्तार से। आगरा कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के एतमादपुर में मंगलवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब तेज गति से आ रही बस और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना तेज था कि कार में फंसे लोगों को घंटों भर कड़ी मशक्कत के बाद कार काटकर बाहर निकाला जा सका। मामला थाना एतमादपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मंगलवार को आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर आगरा की ओर से आ रही रोडवेज बस और फिरोजाबाद की तरफ से आ रही सेंट्रो कार में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि रोडवेज आगरा की तरफ से रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। भीषण एक्सीडेंट के चलते कार सवार कार में बुरी तरह फंस गया और उन्हें निकालने के लिए पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों को आधे घंटे तक कार की तोड़फोड़ कर मृतक और घायल लोगों को बाहर निकालना पड़ा, जिसके बाद घायल लोगों को उपचार के लिए आगरा के एसएन अस्पताल भेज दिया गया। घटना के वक्त डीएम पंकज कुमार घटना स्थल पर ही मौजूद थे, जिन्होंने घायल युवकों को एसएन भेजा और प्रशासन की मदद से जाम खुलवाया। रोडवेज बस और ये शहर में सक्रिय शातिर मिर्ची गैंग को दबोचने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में मंगलवार को लोहा मंडी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक और घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े इस गैंग के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस अपराधियों से देशी तमंचे और चाकू व मिर्ची पाउडर बरामद किया है। शहर में लगातार लूटपाट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक ने एएसपी सलमान ताज के नेतृत्व में टीम गठित कर इस गैंग की धरपकड़ के निर्देश दिए थे, जिस पर काम करते हुए मुखबिर की सूचना पर एएसपी सलमान ताज ने जाल बिछा आंख में मिर्ची डालकर लूट और चुनौती की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में खड़े 4 बदमाश, जिसमें कागरौल निवासी मोहन, जगदीशपुरा निवासी जितेंद्र, कागरौल निवासी दिनेश, जगदीशपुरा निवासी मुकेश को रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों से एक मोबाइल, एक पल्सर मोटरसाइकिल, 17,000 रुपए नकद, 2 देसी तमंचे, चाकू और वारदात को अंजाम देने की नियत से रखा गया मिर्ची पाउडर भी बरामद किया है। मंडी में एक लूट एक नई तरीके से हुई थी, जिसमें मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया गया था और मिर्ची पाउडर आँख में डाल के पैसा लूट लिया गया था। और ये एक अनोखी गैंग थी। इसको वर्कआउट करने में हमने काफ़ी, हमारी टीम ने एसपी सिटी और सीओ लोहा मंडी ने इसमें पूरी मेहनत करके इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उनके पास से वहाँ जो लूटा गया था वो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। पुलिस को मिली इस कामयाबी के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही इन शातिर बदमाशों के अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कही है। जिले में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर एंटी थेफ्ट सेल द्वारा चलाए जा रहे अभियान में क्षेत्राधिकारी एतमादपुर की मदद से एक बड़े वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 दर्जन से भी ज्यादा दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। जिले में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गठित की गई एंटी थेफ्ट सेल को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब क्षेत्राधिकारी एतमादपुर के साथ मिलकर चलाए गए अभियान में वाहन चोरों के एक गैंग को धर पकड़ा।
जिनके कब्जे से पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी करते हुए चोरी के तकरीबन 32 वाहन बरामद किए। इसी के साथ इस गैंग के 3 सदस्य भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब इनके और भी साथियों को जल्द गिरफ्तार कर बरामदगी की बात कह रही है। इसी के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि शहर में वाहन चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सारी बाइक है ना मारुति वैन है। ये आप जैसे जानते हैं कि हमने लगातार जनपद में वाहन चोरी के खिलाफ अभियान चलाया है। तो एतमादपुर में भी सीओ एतमादपुर के निर्देशन में और एसओ एतमादपुर में 7 गाड़ियाँ बरामद की है, जिसमें एक मारुति वैन है और 6 मोटरसाइकिल है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार है और इस गैंग के खिलाफ हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। बीते दिनों विभव नगर से पकड़े गए शातिर ठग शैलेंद्र अग्रवाल की ठगी का काला चिट्ठा बढ़ता ही जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक इस शातिर ठग द्वारा ठगी का शिकार हुए दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अभी तक अलग अलग थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता क्योंकि लगातार मुकदमे आ रहे हैं, लेकिन करीब 10 से 11 मुकदमे अभी तक उनके खिलाफ आए हैं अलग अलग थानों में, जिनको हम पंजीकृत कर रहे हैं, जिसमें लोगों की कंप्लेंट अलग अलग तरह की है। जिसमें जैसे कि पैसे के बारे में कंप्लेंट है कि हमारा पैसा लिया अभी तक दिया नहीं, या 420 की कंप्लेंट है, तो उसको हम पंजीकृत करा रहे हैं। थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव बंजारा में मंगलवार सुबह जमकर गोलियां चली और पथराव हुआ, जिसमें गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। मामला जमीनी विवाद का था, जिसमें कब्जे को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और खूब मारपीट हुई। इस विवाद में दबंगों ने खड़ी फसल में आग लगा दी। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। शमशाबाद क्षेत्र के गांव पूरा बंजारा में मंगल की सुबह बड़ी अमंगल साबित हुई, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। घटना सुबह के लगभग 9:30 बजे के आसपास की है। स्थानीय लोगों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 20 साल से चले आ रहे खेती के विवाद में अदालत ने शैलेंद्र पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद दूसरे पक्ष जयसिंह का कहना है कि शैलू और उसके दर्जनों साथियों ने हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें 50 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चली, लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। इस भीषण संघर्ष में आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। हम केस जीत चुके हैं। 8 इशू हमारे इधर थे, 1 इशू उनका उधर था। जज को पैसे भर के और अपने उधर करवा लिया है इसने, और गुंडे लोग 200-250 आदमी आए हुए हैं और गोली चलाई है और सबको घायल कर गए और लड़कियों के पेटों में लात दिया, औरत की इज्जत लूटी हुई है और सब खेत जोत दिया, गोली चलाई है, घर में घुसा दिया। सर 8 बीघा 8.5 बीघा हमारी अलग से जमीन है, अलग से जमीन है। जो हमारा 8.5 बीघा खेत होता हमारा। फसल थी मेरी, उसमें क्या फसल थी? हाँ जी, फसल क्या थी? मूंग और चरी। माथे में मारी है। मैं किसने मारा है? उसी ने मारा, उनमें से सैलो ने। किस बात को लेकर मारा है? खेते के बारे में जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा था। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के स्थानीय बड़े अफसर भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर घटना की तफ्तीश की और कार्रवाई करने पर जोर दिया। ये पूरा बंजारा एक गांव है, उसमें उसकी घटना कब्जे को लेकर कुछ विवाद है। ये काफ़ी पुराना विवाद है, इसको लेकर सिविल न्यायालय में भी इनका एक वाद चल रहा है। और इसमें जयसिंह जो एक पक्ष है, उन्होंने इसमें जो शैलेंद्र सिंह करके एक दूसरा पक्ष है, उसके खिलाफ तहरीर दे रहे हैं और इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैंने मौका मुआयना कर लिया, ASP साहब भी थे और इसके आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की। एक पुरानी जमीनी पे झगड़ा चल रहा था, जो सिविल न्यायालय में भी डिस्प्यूट चल रहा था, उसको लिए शायद कुछ आज बात बढ़ा है। ये जयसिंह जी जो है यहाँ पे बैठे हुए, ये इनके वादी पक्ष है, जिनके आसपास के खेत और 3-4 लोगों के खेत, इनके कहने के मुताबिक शैलेंद्र और उनके साथी आके खड़ी फसल को ट्रैक्टर वगैरह से जोत दिए। शायद इसमें कुछ फाइटिंग्स भी हुए हैं, ओके मिले हैं और इसकी बाकी की तफ्तीश चल रही है। गौरतलब है कि यहाँ तकरीबन 8 बीघा जमीन को लेकर जयसिंह और शैलेंद्र पक्ष में लंबा विवाद चला आ रहा है, जिसमें न्यायालय में बाजी मारने के बाद कब्जे को लेकर यह खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में महिलाओं बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया, जिनको भी पीट कर घायल कर दिया। फिलहाल क्षेत्र में तनाव को देखते हुए फोर्स तैनात है, जबकि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
बाधित पानी की सप्लाई ने शहरवासियों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया, जिन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। मामला सुल्तानगंज चौराहे से सटी कॉलोनी का है, जहां के बाशिंदे पिछले 15 दिन से पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों को उनकी नोकझोंक भी झेलनी पड़ी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल पब्लिक को शांत किया और जाम खुलवाया। रहीम दास जी बेशक कह गए हों कि रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, लेकिन जल संस्थान को इन पंक्तियों से कोई सरोकार नहीं है, जिसकी उदासीनता से शहर के कई इलाकों में लोग पीने के पानी को तरस गए हैं। सुल्तानगंज की पुलिया के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों की कॉलोनी में पिछले 15 दिन से पानी की सप्लाई बाधित है, जिसकी तमाम शिकायतों को संबंधित विभाग ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मजबूरन घर की महिलाएं दहलीज लांग कर सड़क पर आ गई, जिन्होंने नेशनल हाईवे पर जमकर प्रदर्शन किया। पानी नहीं है 2 महीने से, जनता क्वार्टर दरगाह की तरफ 3 बच्चे मारे गए जमुना में डूब के पानी की वजह से। पानी नहीं था घर में नहाने के लिए, और कौन से कोने में अधिकारी बैठे हैं, ताजमहल के कोने में। जरा बाहर निकल के देखो क्या हो रहा है जनता का हाल। यहाँ पानी नहीं आ रहा, वैसे पानी के लिए वो तड़प रहा है, मुंह धोने से पहले 10 बार सोच रहा है। पैसा थोड़ी मारेंगे, बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूलों से बैठे हैं बच्चे, बहुत दिक्कत आ रही है पानी की। भाई ऊपर वाले कैसे चढ़ा, नीचे तो भर लो समर से, या हैंडपंप भी नहीं है इस जगह तो बिल्कुल भी। 2 महीने करीब से कम आ रहा है, 1 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहा है। बहुत शिकायत, बहुत कंप्लेन गई है, कोई भी नहीं आता है, ना पानी कोई सुविधा है कोई भी। और यहाँ पर 15-20 दिन से ऊपर हो गए, पानी की एक बूंद नहीं है। कॉलोनी में पानी के नाम पे त्राई ये A6 जनता क्वार्टर कमला नगर है। ये अधिकारियों से कह चुके हैं, नवंबर में ही कंप्लेन कर दी। जब भी पानी अगर बाई चांस आता है तो पूरा टोटल नाले का पानी आया है, वो हम आपको दिखा चुके हैं। पुलिस प्रशासन आया, उनको पानी दिखाया हमने। जब 20 दिन से करीब हम जब शांत बैठे, कुछ नहीं हुआ, पानी खरीदना पड़ रहा है, तो आज जब घरों की किचन की लेडीज सब बाहर निकली आई है, तब उन्होंने ये बाईपास जाम किया है। अभी उस बात को भी फिर पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने शांत कराया कि भैया जाम मत लगाओ, मैं अधिकारी को बुला देते हैं। अभी आधा 1 घंटा आ गया, अधिकारी कोई नहीं आया। सुपरवाइजर आए और वो आए नगर निगम से, वो मारपीट और करने को उतारू हैं। जनता के इस प्रदर्शन से बाईपास रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसमें वहां से गुजरने वाले लोग भी परेशान होने लगे। विरोध करने पर कई लोगों से उनकी झड़प भी हो गई, पर परेशानी समझ में आने पर वो भी पब्लिक के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। लेकिन इस सबके बीच यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। इलाकाई पुलिस को जिसे सुचारू बनाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। निगम में चोरी की घटना को अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि अब चोरों ने आगरा विकास प्राधिकरण में लगे एक अधिकारी के कमरे से एसी चोरी कर विभाग की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी, जिसके बाद अधिकारी चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश करते नजर आए और मामले की जांच कराने की बात कहते हैं। अमूमन घरों और दुकानों के साथ शोरूम से चोरी होने की घटनाएं आम बात है, लेकिन जब सरकारी दफ्तरों में भी चोर अपने हाथ दिखाने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब आगरा विकास प्राधिकरण में उस वक्त अधिकारी भी अचंभित रह गए। उन्हें भूमि अर्जन अधिकारी मुकेश अग्रवाल के कमरे से एसी चोरी होने की घटना की जानकारी मिली। जानकारी के साथ ही अधिकारी इस बात से हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा एसी चोर अपने साथ कैसे लेकर गए। चोरी की घटना की जानकारी होने पर जब अधिकारियों से इस बारे में बात करनी चाहिए तो वो भी चोरी की घटना पर पर्दा डालते नजर आए और कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि मामले की जांच कराई जा रही है। आपको बता दें कि रात में आधा दर्जन से ज्यादा सुरक्षा कर्मी प्राधिकरण की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में एसी चोरी हो जाना एक बड़ी घटना है, क्योंकि जिस कमरे से एसी चोरी हुआ है वहां भूमि अर्जन से जुड़ी तमाम फाइलें रखी रहती हैं। ऐसे में एक फाइल का चोरी होना भी विभाग के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि विभाग की सुरक्षा व्यवस्था में कमी आला अधिकारियों के लिए एक बड़ा सवाल है। अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना होगा, वरना आज ऐसी चोरी होने की घटना सामने आई है, कल विभाग की कोई फाइल चोरी हो सकती है। बहरहाल अब अधिकारी इस घटना से क्या सबक लेते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नगर निगम में चोरी की घटना के बाद अब अधिकारी भी सचेत हो गए हैं। इस घटना से सबक लेते हुए निगम अधिकारियों ने पूरे कॉरिडोर में करीब 3 दर्जन कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं, ताकि चोरी की घटना के साथ साथ निगम में बढ़ रहे दलालों पर भी नकेल कसी जा सके। कार्यकारिणी के कमरे से बीते दिनों एम्पलीफायर चोरी होने की घटना से अधिकारी भी अचंभित हैं और इस घटना के बाद सचेत भी हो गए हैं। चोरी की घटना के बाद निगम अधिकारियों ने पूरे परिसर में 3 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। उप नगर आयुक्त का कहना था कि कैमरे लगाए जाने से पूरा परिसर तीसरी आंख के दायरे में होगा और पूरे परिसर पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी।
साथ ही उन्होंने बताया कि निगम में लगातार दलालों की संख्या बढ़ने की शिकायतें भी मिल रही हैं। ऐसे में निगम अधिकारी इन कैमरों की मदद से दलालों को भी चिन्हित कर उन्हें प्रवेश से रोकने में कारगर साबित होंगे। इसमें सिस्टम आते हैं, एक सिस्टम में 16 कैमरे होते हैं, तो लगभग 2 सिस्टम लगाने पड़ेंगे जिसमें 32 कैमरे रहेंगे विभिन्न एंगलों से, जो हम पूरा नगर निगम परिसर को, बाहरी परिसर को, अंदर की सभी मंजिलों को कवर कर सकते हैं। गौरतलब है कि निगम में आने वाले लोगों पर नजर रख पाना संभव नहीं है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद अधिकारी अपने कमरों में ही बैठ पूरे निगम पर नजर रख सकेंगे और चोरी जैसी घटनाओं पर भी रोक लगाई जा सकेगी। तो वहीं निगम में लापरवाही करने वाले भी अब लापरवाही और काम चोरी नहीं कर सकेंगे। प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउस वाली योजना ना तो विकासकर्ताओं के समझ में आ रही है और ना ही शहर के बिल्डर्स के, जिसके चलते अब तक इस योजना में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। सरकार की इस योजना में तय की गई कीमतें मध्यम वर्गीय परिवारों की क्षमता से बाहर दिखाई दे रही हैं, जबकि पिछली सरकार में ये कीमतें आज की कीमतों से बहुत कम थी। ऐसे में इस योजना का क्या नतीजा निकलता है, ये बड़ा सवाल है। पिछली सरकार यानी बसपा की सरकार में जहां नए आदेश के साथ गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए LIG और MIG मकानों को दिए जाने का प्रावधान था, सरकार के बदलते ही योजना ने भी नया रूप ले लिया। पिछली सरकार में जहां काशीराम योजना के तहत गरीबों को काशीराम योजना के तहत मुफ्त मकान दिए गए थे, नई सरकार में सरकार ने अफोर्डेबल हाउस योजना के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर देने की योजना लॉन्च की। योजना लॉन्च होने के बाद भी इस योजना से ना तो शहर के विकासकर्ता खुश दिखाई दे रहे हैं और ना ही शहर के बिल्डर्स। ऐसे में इस योजना के सफल होने पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। गौरतलब है कि बसपा सरकार में LIG 3 लाख और MIG 7 से 8 लाख में मिल रहे थे। सरकार बदलते ही योजना भी बदल गई और बसपा सरकार में आया आदेश जिसमें सभी बिल्डर्स को उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से 10% गरीबों के लिए मकान बनाकर दिए जाने का आदेश था, जिसे सरकार बदलते ही आदेश का असर भी बदला सा दिखाई दे रहा है। अगर कुछ बिल्डर्स को छोड़ दें तो कम ही ऐसे बिल्डर्स हैं जो उस आदेश को अमल में ला रहे हैं। बहरहाल सपा सरकार की इस अफोर्डेबल हाउस योजना को कितनी सफलता मिल पाती है, ये कह पाना जरा मुश्किल है। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया, जिसमें कंपनी के पदाधिकारियों ने अन्य शहरों में लगाए गए अपने सेटअप का प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन पार्षदों को इसकी पहले से जानकारी न होने के चलते इस प्रेजेंटेशन पर हंगामा हुआ और इस शहर के हिसाब से इसे नावाकिफ बताया गया। शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर नगर निगम के सदन हॉल में ADCC इन्फोकेट प्राइवेट कंपनी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। महापौर इंद्रजीत आर्य के बुलावे पर नागपुर से आई कंपनी के प्रेजेंटेशन पार्षदों ने अपने सवाल किए और कंपनी के पदाधिकारियों ने उनके सवालों का जवाब दिया। पार्षदों का कहना था कि अगर ये कंपनी सही से सर्वे करती तो निश्चित ही आगरा को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकेगा, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। एक कंपनी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया है आज स्मार्ट सिटी को लेकर। इसमें मुख्य तौर पर आगरा का एक मैप तैयार करेंगे ये लोग और उस मैप के अनुसार आज इस सदन में सभी पार्षद लोगों से ये राय ली। आगरा की मुख्य तौर पर जो समस्या है, जैसे पेयजल की समस्या है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, एनक्रोचमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, पॉल्यूशन को लेकर व्यवस्था है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। इन लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। प्रेजेंटेशन को देख रहे महापौर इंद्रजीत आर्य का कहना था कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए इस कंपनी को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया जो सभी को पसंद आया और अगर कंपनी ने सही तरीके से काम किया तो निश्चित ही आगरा को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकेगा। पूरे विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी बनाने की योजना चल रही है, जिसके तमाम कॉन्फ्रेंस है देश में अन्य जगहों पर की गई थी और इसमें स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी केंद्र शहरी विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र के द्वारा उन सबका ये वहाँ डेमो और आदि दिखा करके जानकारी दी जा रही है। प्रेजेंटेशन देने वाली कंपनी के पदाधिकारियों का कहना था कि शहर की पूरी रिपोर्ट बनाने में करीब 2 माह का समय लगेगा, जिसके बाद ही इसे अन्य शहरों की तर्ज पर काम कर सकेंगे। साथ ही पदाधिकारियों ने बताया कि पार्षदों ने भी अपने सुझाव दिए हैं, उन पर भी हम काम करेंगे और पार्षदों के सहयोग से आगरा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमका आज स्मार्ट सिटी के लिए हमारा मंथन किया गया, हमें प्रस्तुति दिखाई गई कि कैसा कैसा हम आगरा सिटी के लिए किया जाएगा। हमें बहुत सा सपोर्ट मिला है कि इस तरह से जो काम किया जाएगा, इसलिए हम लोग पार्षद लोगों ने, बाकी नगर स्टाफ लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, ये काम बहुत अच्छा होगा, ये सब कुछ करने के लिए हमको प्रेरणा दिया।
इस पूरे प्रेजेंटेशन में कई पार्षद इस बात से खासे नाराज दिखाई दिए कि उन्हें अचानक इस बात की जानकारी दी गई और पहले से कुछ भी नहीं बताया गया। बीच बीच में पार्षद इस बात पर नाराज भी दिखाई दिए, जिसके बाद महापौर को पार्षदों को समझाने को मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, कई पार्षद इस पूरे प्रेजेंटेशन से नाखुश दिखाई दिए, तो एक निगम अधिकारी इस पूरे प्रेजेंटेशन को आगरा के हिसाब से नावाकिफ बताते नजर आए। बहरहाल ये कंपनी शहर को कितना बदल पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572।
ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। आगरा जोन में बढ़ रहे अपराधों पर बहुजन समाज पार्टी ने जताई चिंता, जिसके नेताओं ने आईजी जोन से मिलकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बसपाइयों ने एटा जिले में हुई युवती की मौत के मामले में ठोस कार्रवाई न होने पर नाराजगी का इजहार किया, जिसे पुलिस ने आत्महत्या करार दिया था। बसपा नेताओं ने पुलिस महानिरीक्षक को जानकारी देते हुए बताया कि ये मामला हत्या का है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। एटा जनपद में हुई एक महिला की मौत के मामले में बसपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस महानिरीक्षक से जाकर मिला, जहां उन्होंने एटा पुलिस की कार्यशैली पर रोष जताया। उनका कहना था कि युवती की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया, पर स्थानीय पुलिस ने मामले को आत्महत्या करार देकर रफा दफा कर दिया। आज बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जलेसर थाना कोतवाली में खोजापुर गांव में 23 तारीख को एक लड़की को गांव के दबंगों ने उठा लिया, उसके संग कुकृत किया, उसकी हत्या कर दी और फांसी का रूप देने के लिए इस प्रकार से टांग दिया। ये फोटो साबित कर रहा है कि फांसी लड़की ने नहीं लगाई, ये रूप दिया गया है क्योंकि इसके घुटने ज़मीन पर टच हैं और अगर कोई फांसी लगाता है तो वो ज़मीन से ऊपर पैर होते हैं। लेकिन फिर भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अपराधियों से स्थानीय पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के कारण साठगांठ कर रखी है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम कानून का राज चला रहे हैं, लेकिन पूरा गुंडा राज चल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर गुंडे बदमाश गुलछर्रे उड़ाते हैं, हत्या डकैती लूटपाट की घटनाएं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इस सारी घटनाओं को लेकर 3 मई को एक बच्चा जो 14 महीने का था, मुस्लिम समाज का था, उसके अपहरण कर लिया। उसके अपहरण करने के बाद में उनसे रंगदारी मांगी, 5 लाख रुपए चिट्ठी लिख के दे दी बदमाशों ने, और पैसा नहीं देंगे तो मार देंगे। घर वाले बेचारे गरीब थे, पैसा दे नहीं पाए, उस बच्चे को भी मार दिया। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है 3 तारीख से लेकर अब तक। जबकि उनके साथ आए अन्य विधायक गणों ने भी प्रदेश की सपा सरकार पर जमकर हमला बोला और अखिलेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। इस प्रदेश में ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, आखिर क्यों सोच में पड़ जाते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। इतनी बड़ी कृत घटनाएं हो रही हैं। जलेसर का मामला देख लो, एक लड़की को मार के टांग दिया गया, फांसी लगा दी गई। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर अधिकारियों पर कौन सा दबाव है, क्या चाहते हैं अधिकारी? प्रदेश में क्या हो रहा है? दहशत में है आदमी, जनता दहशत में है। आज पूरा प्रदेश बिल्कुल सरकार नाकाम है, सरकार विफल है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन चुका है और जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का, बहुत तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में घटना जलेसर की जैसे हुई है, एक लड़की को मार करके उनको पेड़ पर टांग दिया गया है और पुलिस 1 हफ्ते लगभग हो गया, पुलिस अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम उसी संदर्भ में आज हम लोग माननीय चित्तौड़ साहब के नेतृत्व में ज्ञापन देने आए थे और जिससे पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन ये सब पुलिस भी सरकार के ऊपर निर्भर रहती है। बसपा नेताओं ने बताए सभी मामलों में पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर अभी भी पुलिस ने इस प्रकरण में उदासीनता दिखाई और कार्रवाई नहीं की तो अगले सप्ताह बीएसपी के लोग एटा में बड़ा प्रदर्शन कर उनकी नींद खोलने का काम करेंगे। आगरा मंडल व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को सौंपी भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री, जिसे उन्होंने एडीएम सिटी राजेश अग्रवाल के हवाले कर दिया। व्यापारी नेताओं ने बताया कि पड़ोसी मुल्क में आई आपदा से परेशान लोगों की मदद की छोटी सी कोशिश व्यापार संगठन ने की है। जरूरत पड़ने पर जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। जनपद आगरा में नेपाल पीड़ितों की मदद का अभियान अब जोर पकड़ चुका है, जिसमें सामाजिक के साथ साथ व्यापारिक संगठन भी आगे आ गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े ये सभी लोग आगरा मंडल व्यापार संगठन के पदाधिकारी और सदस्य हैं, जिन्होंने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए 1 ट्रक सामग्री इकट्ठी की है, जिसे यहां पहुंचकर उन्होंने जिला प्रशासन के हवाले कर दिया। व्यापार मंडल के लोगों ने इस दैवीय आपदा पर दुख जाहिर करते हुए अपनी तरफ से जुटाई मदद की जानकारी दी। नेपाल में ये जो अभी हाल में भूकंप आया 1 हफ्ते पहले, उसमें हमारा संगठन आगरा मंडल व्यापार संगठन, जो हमेशा व्यापारिक हित के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अक्सर रहा है, ये जानकारी सभी मेरे मीडिया बंधुओं को भी है इन सब चीज़ों की। और हमारे संरक्षक महोदय श्री गोविंद अग्रवाल जी तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो उस संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ पर एडीएम सिटी श्री राजेश जी को एक 3000 पैकेट्स
बिस्किट्स के भेज रहे हैं उनके माध्यम से। आगरा मंडल व्यापार संगठन सदैव व्यापारियों के हित के साथ साथ समाज हित और देश हित की चिंता भी करता रहता है और इसी की एक नज़ीर प्रस्तुत हम लोगों ने आज की है। नेपाल के जो भूकंप त्रासदी से पीड़ित जनता है उनके लिए एक ट्रक जिसमें कि 30,000 पैकेट्स बिस्किट के हैं हम लोगों ने भिजवाए हैं और इसके साथ ही हमारी कोर कमेटी ने ये डिसीज़न लिया है कि आगामी श्रृंखला में हम इसके बाद अगर कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है या नेपाल से जैसी भी रिक्वायरमेंट आती है हम ब्लड डोनेट करने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से हमें जानकारी प्रशासन से मिलेगी उसी के अनुसार आगरा मंडल व्यापार संगठन नेपाल के लिए पूरी तरह साथ रहेगा। त्रासदी के लिए पूरा देश इस समय संकल्प है। नेपाल को तरह तरह की सुविधाएँ, तरह तरह की व्यवस्थाएँ कर रहा है और आगरा मंडल व्यापार संगठन ने भी यहाँ पर 30,000 बिस्कुट के पैकेट भेजने की व्यवस्था की है और अब आगे जो श्रृंखला में हम लोग कपड़े भेजेंगे, इसके बाद हम ब्लड डोनेट करके ब्लड भी भेजेंगे वहाँ पर। इस मौके पर मौजूद अपर जिलाधिकारी नगर राजेश श्रीवास्तव ने व्यापार मंडल के सदस्यों की इस कोशिश की तारीफ की और उन्हें भरोसा दिलाया कि जनपद से एकत्रित हो रही समस्त सामग्री को उचित माध्यम से नेपाल भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पीड़ित मानवता की सेवा हो सके। नेपाल में आई आपदा से पीड़ित लोगों के लिए अर्जुन नगर निवासियों द्वारा 3 दिवसीय राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री और नगद धनराशि एकत्रित की गई। कैंप का समापन मंगलवार को महापौर इंद्रजीत आर्य द्वारा राहत सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर किया गया। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद देश भर के लोगों द्वारा नेपाल को आर्थिक सहायता देने के लिए मानव जाति एक साथ खड़ी हो गई है और इंसानियत का संदेश दे रही है। जहां भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेपाल को सहायता दिए जाने के बाद आगरा के लोग भी नेपाल की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। आगरा से हर दिन नेपाल के लिए खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। इसी कड़ी में अर्जुन नगर निवासियों द्वारा त्रासदी पीड़ितों के लिए 3 दिवसीय राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अर्जुन नगर निवासियों ने सहयोग करते हुए नेपाल पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री और 15,000 रुपए की नकद धनराशि एकत्रित की। मंगलवार को इस 3 दिवसीय शिविर का समापन महापौर इंद्रजीत आर्य ने खाद्य सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर किया। साथ ही क्षेत्रवासियों ने महापौर को 15,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री विधि राहत कोष के नाम महापौर को सौंपा। राहत शिविर लगा रहे लोगों ने नेपाल की इस दुखद घड़ी में हर संभव मदद करने का संकल्प लेते हुए क्षेत्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान के लिए धन्यवाद दिया। नेपाल में जो विपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा, उसमें सहयोग करने के लिए हम अर्जुन नगर निवासियों ने ये 3 दिवसीय कैंप लगाया था। आज इसका हमने समापन किया है। क्षेत्रवासियों का काफ़ी हमें सहयोग मिला और हमने उनके सहयोग के द्वारा 15,000 रुपये नकद इकट्ठे किए और लगभग इससे ज़्यादा ही रुपये के या मूल्य का हमने सामान, दाल, चावल, चीनी इकट्ठा किया है। एक कैंप लगाया जो 3 दिवसीय कैंप था। सभी ने जिसकी जो श्रद्धा थी अपने पूर्ण योगदान दिया और हम ये, मेरा एक कहना है, वो कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना। अगर एक एक चीज़ से कुछ राहत मिलती है पड़ोसी देश को तो ये बड़ी हमारे गौरव की बात है और इसमें मैं कहूँगा अर्जुन नगर और मेरे बच्चों का बहुत सराहनीय कार्य रहा। जी, यहाँ पर 3 दिन से नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के लिए राहत कोष का शिविर लगाया गया था, जिसका समापन मेयर इंद्रजीत आर्य द्वारा किया गया है। इसमें अर्जुन नगर की सारी जनता ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। वहीं इस राहत शिविर का समापन करने आए आगरा के महापौर इंद्रजीत आर्य ने सभी क्षेत्रवासियों को इस मानव कल्याण के लिए दिए जा रहे योगदान के लिए धन्यवाद दिया और नेपाल आपदा में मारे गए लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। राहत सामग्री और जो धनराशि इकट्ठी हुई वो धनराशि भेंट करके नेपाल के या और भी कहीं राहत जहाँ आवश्यकता है, क्योंकि कई जगह आपदा ऐसी आई हैं, मुख्यमंत्री के हवाले किया है। ये मुख्यमंत्री कोष में दे रहे हैं ताकि जहाँ उचित समझें वहाँ उसका सदुपयोग हो सके। कुल मिलाकर इनका सोच, इनका भाव यह है मानव कल्याण के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। हम उनके भरपूर प्रशंसा करते हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे भारत देश की एकता और अखंडता है जो जात धर्म से परे हटकर मानवता, इंसानियत के लिए सर्वोपरि मानी जाती है। यही हमारे राष्ट्र की पहचान है। पड़ोसी देश होने के बावजूद भारत के हर कोने से नेपाल को सहायता और मदद हर भारतीय द्वारा दी जा रही है। यूं तो आगरा शहर में मुगल काल के बनी कई खूबसूरत स्मारकें हैं जिनके दीदार के लिए हर दिन हजारों पर्यटक आगरा आते हैं और उनके बारे में सब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। वहीं कुछ ऐसी भी मुगलिया स्मारकें हैं जिन्हें देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उन स्मारकों के पीछे भी मुगलिया इतिहास छुपा हुआ है। क्या है, जानने के लिए देखें ताज न्यूज की खास रिपोर्ट। आगरा शहर मुगलिया साम्राज्य की राजधानी, जहाँ रहकर मुगलों ने कभी पूरे देश पर एक छत्र राज्य किया।
आगरा शहर में मुगलिया इतिहास और मुगलों की आन बान और शान को बयान करती कई खूबसूरत इमारतें हैं, जिन्हें देखने हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आगरा आते हैं। लेकिन आगरा शहर में कुछ ऐसी भी मुगलिया इमारतें हैं जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाती नजर आती हैं। उन्हीं में से एक है आगरा के हरि पर्वत चौराहे के पास बना दिल्ली गेट, जो ना जाने कितने ही सालों से मुगलों की शान और उनके रुतबे को बयां कर रहा है। मुगलिया साम्राज्य में आगरा की चार दीवारी का निर्माण शेर शाह सूरी के पुत्र सलीम शाह सूरी ने 1545 से 1548 के बीच करवाया था, ताकि मुगल सल्तनत के लोग दुश्मनों से महफूज रह सकें। वहीं इस चार दीवारी में 16 दरवाजों का निर्माण करवाया गया, जिनमें से 7 दरवाजे मुख्य थे। उनमें से दिल्ली गेट एक था। शुरू में तो ये गेट आम देखते थे, लेकिन बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इस गेट पर लाल पत्थर लगवा दिया। 1721 से 1722 ईस्वी के बीच मोहम्मद शाह के आदेश पर आगरा के सूबेदार सवाई शेर सिंह ने इसका बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद 1905 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ, तो देश की सारी ऐतिहासिक इमारतें विभाग के संरक्षण में चली गईं। आगरा की चार दीवारी का निर्माण शेर शाह सूरी के लड़के सलीम शाह सूरी ने कराया था। उस चार दीवारी में 16 दरवाजे थे। उसमें से सबसे प्रमुख दरवाजा दिल्ली द्वार था, जो दिल्ली और मथुरा की जाने के लिए प्रमुख राजद्वार था। इस पर लाल पत्थर अकबर बादशाह ने लगवाया। अकबर के पश्चात इसका 1720-21 में सवाई जय सिंह ने जीर्णोद्धार कराया, जो उस समय आगरा का सूबेदार था। और सन 5 में पुरातत्व विभाग का जब गठन हुआ, उसके बाद से उसके संरक्षण में। सैकड़ों सालों से मुगलों की आन बान और शान को बयान करता ये दिल्ली गेट आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इसके न जाने कितने ही पत्थर टूट कर गिर गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि विभाग कब तक इसकी मरम्मत का काम शुरू करवाता है, ताकि आने वाले समय में ये खूबसूरत इमारत यूं ही मुगलिया रुतबे को बयां करती रहे। एक बार फिर ताजमहल गरीबों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। ताज के साए में जहां गरीब ऊंट गाड़ी के चालक सैलानियों के सहारे 2 वक्त की रोटी कमाया करते थे, तो वहीं प्रशासन ने ऊंट गाड़ियों की वजह से ताज परिसर के गंदा होने के हवाला देते हुए ऊंट गाड़ियों को बंद करवा दिया है, जिससे गरीब ऊंट गाड़ी चालक बेरोजगार हो गए हैं। करीब 1 साल पहले जब एडीएम साहब ने ताज परिसर का दौरा किया था, तब उन्होंने ताज परिसर में ऊंट गाड़ी चालकों को ये आश्वासन देते हुए कहा था कि ये मुगलिया शान की सवारी है, जो आगरा शहर में मुगलिया शान को बरकरार रखेगी। इसलिए इन ऊंट गाड़ियों को ताज परिसर में कभी बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने ताज परिसर से ऊंट गाड़ियों से गंदा होने का हवाला देते हुए इस मुगलिया शान की सवारी को ताज परिसर में बंद कर दिया। इसके बाद न जाने कितने ही गरीब ऊंट गाड़ी चालक इस प्रशासनिक आदेश के बाद बेरोजगार हो गए। जो ऊंट गाड़ी कुछ समय पहले ताज परिसर में मुगलिया शान को बिखेरती नजर आती थी और पर्यटकों को भी इस सवारी का आनंद दिलाती थी, आज ऊंट गाड़ियां मानो किसी कबाड़े की तरह ताज परिसर में खड़ी नजर आ रही थी। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। प्रशासन इन गरीबों को भूखे मरने की कगार पर छोड़ जाता है, या इन ऊंट गाड़ियों को, जिससे ताजमहल की खूबसूरती को कोई खतरा नहीं, उन्हें एक बार फिर ताज परिसर में शुरू करवाता है। जहां एक तरफ ताजमहल में हर वर्ष होने वाले मुगल बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहां के 360वें उर्स मुबारक की तैयारियां बड़ी जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं, वहीं अभी तक इसको लेकर अधिकारियों ने बैठक तक नहीं की, जिससे इस्लामिया लोकल एजेंसी के लोग खासे परेशान हैं। इस्लामिया लोकल एजेंसी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ताजमहल में हर वर्ष होने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का 360वां 3 दिवसीय उर्स मुबारक इस वर्ष 15, 16 और 17 मई को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां बड़े ही जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ एएसआई के अधिकारियों ने अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं की है, जिससे इस महोत्सव के कार्यक्रमों की सूची नहीं बन पा रही। इसको लेकर इस्लामिया लोकल एजेंसी के लोग काफी परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कई बार एएसआई अधिकारियों से इस मामले में बात करने की कोशिश भी की, पर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है, जिससे मुस्लिम समाज में भी खास आक्रोश है। हमने 8 अप्रैल को ये पत्र भेजा था महानिदेशक कार्यालय पुरातत्व विभाग, वहाँ से नोटिफिकेशन हो गया है। इस बात का सीधा उदाहरण ये है कि जो सुप्रिंटेंडेंट हैं आगरा के अधीक्षण पुरातत्वविद, उन्होंने खुद दैनिक जागरण को अपना स्टेटमेंट देकर के इस बात को कहा है कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ गया है।
अब सवाल ये है कि वो चिट्ठी अभी हमारे पास तक नहीं आई है कि ये जो ताजमहल का जो उर्स है, ये एक उर्स नहीं, एक हम 125 करोड़ भारतवासी इसे एक पर्व की तरह मनाते हैं, क्योंकि ये सर्व धर्म का मुल्क है और ये सर्व धर्म की मिल्कियत है। ये जो ताजमहल है ये मोहब्बत की निशानी है। यहाँ पर गरीब अमीर ऊंचा नीचा सब लोग आते हैं और एक बड़ा खुशी का माहौल रहता है। 3 दिन तक वो लोग भी आ पाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और जो टिकट लेने में असमर्थ होते हैं। इस महोत्सव को लेकर निजी तौर पर तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है तो बस आधिकारिक पुष्टि का। अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारी इस मामले में कब तक बैठक बुला पाते हैं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार और सेवा आगरा के सहयोग से आगरा के गांधीनगर पार्क में श्री राम कथा का आयोजन 30 अप्रैल से हो रहा है। मंगलवार को सेवा आगरा द्वारा कथा स्थल पर श्री राम कथावाचक श्री चिन्मयानंद बापू ने राहगीरों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार के सहयोग से गांधीनगर पार्क में श्री राम कथा का आयोजन विगत 30 अप्रैल से चल रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सेवा आगरा द्वारा हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के नारे के साथ कथा स्थल गांधीनगर पार्क पर कथावाचक राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापूजी ने राहगीरों को हेलमेट भेंट किए एवं आगे भी वहां हेलमेट लगाकर चलाने की शपथ दिलाई। सेवा आगरा के अध्यक्ष मुरारी लाल कुछ माह बाद शहरवासियों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करते रहते हैं। वह श्री राम परिवार सेवा समिति सहयोगी संस्था सेवा आगरा द्वारा आयोजित श्री राम कथा का आयोजन 30 अप्रैल से 6 मई 2015 तक समय 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक गांधीनगर पार्क स्थल पर आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि इस आयोजन में पूरा शहर जुड़ा हुआ है, पूरे शहर के विशिष्ट समाज से भी जुड़े हुए हैं, सभी संगठन जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, चाहे महिलाओं का संगठन हो, सभी संगठनों की आहुति इस यज्ञ में दी जा रही है। आज इसी उसमें पूज्य श्री चिन्मयानंद बापूजी द्वारा यहाँ पर हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ का एक उनके करकमलों द्वारा एक संदेश दिया जाएगा और प्रतीकात्मक वो हेलमेट पहनाने का कार्य करेंगे पूज्य बापू चिन्मयानंद जी। कथावाचक राष्ट्रीय संत बापू चिन्मयानंद ने हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के नारे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मानव का जीवन हमें बार बार नहीं मिलता, हमें स्वयं अपने जीवन के लिए सचेत रहना चाहिए। वहीं सेवा आगरा के इस कार्य की सराहना करते हुए बापू चिन्मयानंद का कहना था कि ऐसे कार्य देश भर में चलने चाहिए जिससे अच्छा संदेश मानव जीवन को मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तो मानव जीवन मिलता है। हम स्वयं अपने प्रति जागृत हों और इसलिए सेवा आगरा की तरफ से जो ये कार्य और अभियान चल रहा है बहुत ही सराहनीय कदम है। मेरी परमात्मा से दुआ है इसको और शक्ति प्रदान करें और ये केवल आगरा ही नहीं पूरे विश्व भर में इस तरह से अभियान आगे बढ़ाएं। श्री राम कथा के साथ साथ सेवा आगरा द्वारा कथा स्थल पर हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के इस कार्य की सभी भक्तों द्वारा काफी सराहना भी की जा रही है। वहीं श्री राम कथा का आयोजन 6 मई को समाप्त हो जाएगा। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।